अभी आपको बताएं, चनियोट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की इकलौती एक्सरे मशीन 2 हफ्ते से खराब। इलाज के लिए आए मरीज शदीद परेशानी से दो चार। एक्सरे मशीन ठीक न होने से मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए। आपको बताएं, चनियोट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की इकलौती एक्सरे मशीन 2 हफ्ते से खराब। इलाज के लिए आए मरीज शदीद परेशानी से दो चार। एक्सरे मशीन ठीक न होने से मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए। चनियोट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की इकलौती एक्सरे मशीन 2 हफ्ते से खराब। इलाज के लिए आए मरीज शदीद परेशानी से दो चार है। एक्सरे मशीन ठीक न होने से मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर मुमताज अहमद अवान साहब। सर, बहुत शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने का। सर, 2 हफ्ते से एक्सरे मशीन खराब है, कब तक ठीक होगी? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बात कुछ यूँ है सर कि हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है और वो काम कर रही है। ये टोटली डिसइंफॉर्मेशन है। इनफैक्ट हुआ ये है कि आज सुबह से पूरे शहर की बिजली बंद है और वो जो हमारी 2 मशीनें हैं, एक पोर्टेबल मशीन है, एक ये जो बड़ी मशीन है। बड़ी मशीन जो है वो जनरेटर पे नहीं चल सकती, इसलिए वो आज सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए वो मशीन बंद है बिजली ना होने की वजह से। लेकिन उसके मुकाबले पोर्टेबल मशीन हमारी काम कर रही है। इमरजेंसी में भी हम एक्सरे कर रहे हैं और बाकी भी ज़रूरी जितने एक्सरे हैं वो सब हो रहे हैं, इसलिए मशीन हमारी कोई भी नहीं खराब। बिजली ना होने की वजह से काम उस पर नहीं हो रहा। सर, जब हमारे रिपोर्टर के मुताबिक तो मरीजों का कहना है 2 हफ्ते से मशीन काम नहीं कर रही, क्या कहेंगे? नो सर, आप चेक कर सकते हैं आके से, कोई मशीन हमारी खराब नहीं है। सिर्फ ये वजह है कि आज जो है वो लाइट बंद है और पूरे शहर में काम हो रहा है और उन्होंने परमिट लिया वापदा वालों ने। उस वजह से क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेस लाइन है, इसलिए हमारी वो सारी मशीन जो है, बड़ी मशीन है, वो वर्किंग में रहती है। लेकिन चूंकि वो जनरेटर उसका लोड नहीं उठा सकता तो इसलिए वो मशीन बंद है। लेकिन उस एज कम्पेयर टू दैट हमारे पास दूसरी मशीन चल रही है जो छोटी वाली है, उस पर सारे नॉर्मल काम हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, शुक्रिया। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर मुमताज अहमद अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में PTI हुकूमत रेलवे के हालात तब्दील न कर सकी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी हादसात का शिकार ट्रेनें कूड़ादान बन गईं। पुरानी बोगियों से स्टेशन इंतजामिया कूड़ेदान का काम लेने लगी। महकमा रेलवे करोड़ों रुपए मालियत की बोगियों का कुछ न कर सका। आपको बताएं, PTI हुकूमत रेलवे के हालात तब्दील न कर सकी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी हादसात का शिकार ट्रेनें कूड़ादान बन गई। पुरानी बोगियों से स्टेशन इंतजामिया कूड़ेदान का काम लेने लगी। महकमा रेलवे करोड़ों रुपए मालियत की बोगियों का कुछ न कर सका। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अरसा दराज से मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वाली खड़ी जो बोगियां हैं उनसे महकमा रेलवे की जानिब से कूड़ादान का काम लिया जा रहा है। इसी वाले से मेरा कैमरामैन अकील नकाश आपको दिखा सकता है कि इन बोगियों में जो है वो स्टेशन का सारा कूड़ा जमा किया जा रहा है। इन बोगियों को रिपेयर करने की बजाय और ये तमाम तर जो बोगियाँ इनको फ़रोख्त करने की बजाय करोड़ों रुपया जो है वो यहाँ पर उसका महकमा को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और इन ना तो बोगियों की रिपेयर की जा रही है और ना ही जो है वो इनको सेल करके कोई नई बोगियाँ खरीदी जा रही हैं, बल्कि स्टेशन का जो सारा कूड़ा है वो इन बोगियों में जमा किया जाने लगा है। रेलवे इंतज़ामिया की ये बड़ी नाअहली है और इन बोगियों में जो करोड़ों रुपए मालियत की ये बोगियाँ हैं 5-5, 6-6 साल से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ये खड़ी हुई हैं, मगर जो है वो इन बोगियों में कूड़ा जो है वो स्टेशन का सारा जमा किया जाने लगा है, जो महकमा रेलवे की गफलत की लापरवाही की जो है वो दास्तान बयान करता है। एक बोगी भी नहीं बल्कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि तमाम जो यहाँ पर 15 से 20 के करीब जो बोगियाँ इस वक्त मौजूद हैं उनमें कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। जगह जगह कूड़ा मौजूद है। स्टेशन इंतजामिया की जानिब से प्लेटफार्म का सारा कूड़ा जो है वो ना तो वेस्ट मैनेजमेंट को दिया जाता है और ना ही उनको जो है वो उसको जो है वो कहीं दूर फेंका जाता है, बल्कि इन बोगियों में जमा किया जा रहा है। जो महकमा रेलवे की नाअहली की दास्तान बयान करता है। करोड़ों रुपए मालियत की बोगियों की खस्ताहाली पहले ही बढ़ चुकी है। रही सही कसर महकमा रेलवे ने इन बोगियों में कूड़ा जमा करके। शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, महकमा लेबर फैसलाबाद ने टेक्सटाइल मिल्स और फैक्ट्री मालिकान के आगे घुटने टेक दिए। अदालत कमिश्नर मुआवजा जात फैसलाबाद ने 34 मजदूरों की सुनवाई की
मुतासरा मजदूरों का कहना है कि गुज़िश्ता कई माह से वाजिबात की अदम अदायगी के हवाले से आ रहे हैं। महकमा लेबर हमारी सुनवाई नहीं कर रहा और न ही मिल्स माफिया को नोटिस भिजवा रहा है। मजदूरों का मजीद क्या कहना था, तफसीलात इमरान असलम से जान लेते हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुआवजा अदालत फैसलाबाद में आज 34 साइलिन के जो है वो केसेस की जो है वो ज़ेर इस्तेमाल की गई है, जिसमें जो है वो 34 जो जितने भी मजदूर थे उनकी वाजिबात के हवाले से केसेस की न्यूयत को देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो मजदूर और साइलिन मौजूद हैं जो गुज़श्ता सालों से महीनों से यहाँ पर आ रहे हैं, उनके केसेस हल नहीं हो रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि आप लोगों को फैक्ट्री से निकाला गया, कितनी देर होगी आप लोगों के जो वाजिबात है वो अदा नहीं हो रहे? तकरीबन 8-9 महीने हो गए सर, मतलब ना वाजिबात अदा नहीं कर रहे। मतलब हम बार बार मतलब चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट्री वाले मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब हम मुतालबा करते हैं हुकाम वाला से कि हमारे मुतालबात को जल्द जल्द हल किया जाए, और हम सारे गरीब सर मजदूर मतलब बंदे हैं, सारों का मतलब मसला हल होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं मतलब अदालत से कि हमारे मसले को जल्द हल किया जाए। हम भी इस तरह निकाल के गए ज़बरदस्ती से, लेकिन मैं ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी पे मेरे को निकाला कर, कल भी नहीं आना है ड्यूटी पे। अच्छा, आप बताएंगे आपका कितने माह से केस चल रहा है? जी मैं तकरीबन साल हो गया है उधर फैक्ट्री में ना, जुराबों का बोरा पे जो मेरे कंधे पे लगा है, जो पट्टे मेरे जो है ना कंधे के ये कमज़ोर हो गए हैं। तो 7 महीने हो गए हैं तकरीबन, उन्होंने मेरे जो नौकरी से निकाल दिया। मेरी 7वें महीने की मुकम्मल सैलरी जो है वो रहती है 4.5 पौने 5 साल की जो सर्विस बोनस बकाया जो है मेरा वो नहीं मिल रहा। अब पहले मैं लाहौर गया हूँ, उधर केस किया, उधर जलील हुआ हूँ 2 माह मैं फैक्ट्री में जाता रहा हूँ, जलील हुआ हूँ, उन्होंने कोई नहीं जवाब नहीं दिया। इधर अब 3 माह तकरीबन हो गए, अभी तक मिल वालों को नोटिस भी नहीं हुआ। वो मुझे आज कह रहे हैं कि आप साथ जाएं, आपके साथ हम बंदा भेजते हैं, तो वो नोटिस जो है वो तामील करवा के लाएं। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इधर भी 3-4 महीने धक्के खाते हो गए हैं, कुछ भी नहीं बना अभी तक इधर। जी बिल्कुल, मजदूर आज भी जो है वो फाका कशी पे मजबूर है, लेकिन जो मिल्स मालकान है, फैक्ट्री मालकान है, जितने भी टैक्सटाइल मालकान है, वो जो मजदूरों की जबरी जो है वो वहाँ बरतरफियाँ कर रहा है। और मजदूरों का कहना है कि गुज़श्ता कई माह से हम यहाँ पर आ रहे हैं, ना तो हमें हमारे वाजिबात अदा किए दिलवाए जा रहे हैं, ना ही जो है वो जो जितनी भी मिल्स और टेक्सटाइल और फैक्ट्री उसको नोटिस किए जा रहे हैं। कई माह से वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। इमरान असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई के जोर ने कारोबारी तबके को भी परेशान कर दिया। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजिर कहते हैं दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई की वजह से फैसलाबाद के ताजर तबका भी शदीद परेशान है। ताजरों का कहना है कि दिन ब दिन कारोबार जो है वो मंदी की तरफ जा रहे हैं और मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाह पूरा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई को कंट्रोल करे। और होल सेल क्लॉथ सेक्टर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं शेख फैसल, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा कारोबार पर क्या असरात पड़ रहे हैं महंगाई? देखिए जी, महंगाई सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली की। एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है, यानी 38 रुपए के अराउंड जो फी यूनिट के हिसाब से बिल आ रहे हैं। और जो हमारा कपड़ा है, पावर सेक्टर इतना शदीद परेशान है कि 70% वीविंग बंद हो चुकी है। यानी इन्होंने तो कहा था कि हम रोजगार देंगे, हम ये उल्टा बेरोजगारी बढ़ रही है। हम किधर जाएं, हम किससे बात करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी महंगाई हो चुकी है, बिजली देख लें, गैस देख लें, यानी गैस आ नहीं रही और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम ये आपके तवज्जो से बात करना चाहते हैं कि इसको कंट्रोल करें ताकि आम आदमी जी सके। जी बिल्कुल, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, बिजली और गैस के जो बिल हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये जैसा कि शेख साहब ने कहा है कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, बिजली वगैरह हर चीज़, दुकानें बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, बिल्कुल काम है ही नहीं। जिस तरह टैक्स लगा रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आइंदा से ये काम इस तरह चल सकेगा। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत की जानिब से इकदाम ना किए गए, महंगाई कंट्रोल ना की गई तो कारोबार जो है वो मज़ीद मुतासर होंगे। लिहाजा हुकूमत को चाहिए आम आवाम को रिलीफ दे, छोटे कारोबारी तबके को रिलीफ दे। फजील अहमद, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में 9 फरवरी से शहरियों को सेहत कार्ड सहूलत से इलाज की फराहमी के लिए फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में इजलास। टीचिंग अस्पताल के सुपरिटेंडेंट शरीक हुए। ओपीडी के मरीज सेहत कार्ड सहूलत से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा।
آج بالکل فیصل آباد کی عوام کے لیے اچھی خبر ہے. فیصل آباد کی عوام کو بھی اب صحت سہولت کارڈ کے تحت علاج کی جو سہولیات ہے وہ میسر آ سکیں گی, اور اس سلسلے میں جو فیصل آباد کے ٹیچنگ ہسپتال ہے وہاں پہ انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں, جس پر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک اجلاس کا جو ہے انعقاد کیا گیا, جس میں فیصل آباد کے ٹیچنگ ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس بھی جو ہے وہ شریک ہے. ہمارے ساتھ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کون کون سے علاج کی سہولیات میسر ہو سکیں گی اور کب سے جو ہے وہ علاج مریضوں کا شروع ہو جائے گا. جی سر, کیا کہیں گے علاج کے بارے میں؟ دیکھیں 9 فروری سے فیصل آباد میں جتنے بھی ہسپتال ہیں فیصل آباد ڈویژن کے اندر, اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹل بھی ہیں, ان سب کو جو ہے صحت سہولت پروگرام کا اجرا ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد عوام الناس کو ان ہسپتالوں کے اندر فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کی سہولت میسر ہوگی. اور اس میں اس طرح ہے کہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے, جس میں ایک خاندان جو ہے ان کو 10 لاکھ روپیہ جو ہے ان کے لیے مختص ہوگا کہ اس میں وہ اپنا علاج کروا لیں. اور یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں الائڈ ہاسپٹل میں, سول ہاسپٹل میں یا غلام محمد آباد ہاسپٹل میں, ان کو بھی یہ صحت سہولت کارڈ کی جو ہے سہولت میسر ہوگی, اور ان کو یہاں پہ جتنی بھی ادویات اور اس کے علاوہ جو بھی استعمال ہوتا ہے ان کے آپریشنز کے اندر وہ فری آف کاسٹ دیا جائے گا, جس کی ادائیگی جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کمپنی جو ہے وہ کرے گی, اور اس کو فنڈ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کرے گی. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس میں ہمارے ہسپتال جو ہیں شانہ بشانہ اس کے اندر شامل ہوں گے, اور اس کی جو تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں, کاؤنٹرز بنا دیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو سٹاف ہے اس کو بھی ہم نے مہیا وہاں پہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنا بھی ایکوپمنٹ ہے وہاں پہ بھی وہ لانچ کر دیا گیا ہے. آج جو ہم نے یہاں پہ یہ تقریب کی ہے یہ ایک اورینٹیشن سیمینار ہے, جس میں ہم اپنے سٹاف کو بتانا چاہتے ہیں یہ پروگرام کیا ہے, اس کے کیا خد و خال ہیں, اور اس میں یہ کس طریقے سے مریض ہمارے پاس آئے گا, کیا کیا ہم نے ان کو فیسلٹیز دینی ہیں, اور اس کے بعد ان کی جو ادائیگی ہوگی وہ کس طرح ہوگی, اور اس کے بعد جو پیشنٹ ہے اس کی علاج معالجے میں کس طریقے سے ہم بہتر سے بہتر اقدامات کر سکتے ہیں. اور یہ اس وقت سارے ڈاکٹر صاحبان یہاں موجود ہیں, اور ہیلتھ انشورنس مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ بھی یہاں پہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں, اسٹیٹ لائف کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیں اس کے بارے میں گائیڈنس دیں گے. یہ بھی ساتھ عوام کے لیے بتا دیں کہ کارڈ جو 24 گھنٹے ہسپتال میں استعمال ہو سکے گا, یا صرف کوئی اس کا ٹائم مخصوص ہوگا, 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. او پی ڈی کا بھی بتا دیں. یہ 24 گھنٹے استعمال ہوگا, او پی ڈی میں کارڈ استعمال نہیں ہوگا. جو مریض ہمارے پاس داخل ہوں گے ان کے لیے یہ کارڈ خواہ وہ ایمرجنسی سے داخل ہوں یا آؤٹ ڈور سے داخل ہوں, ان پہ یہ کارڈ لاگو ہوگا, اور ان کو ساری جو ہے پہلے بھی ہم دیکھیں پبلک سیکٹر میں ہم پہلے بھی جو ہے فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دے رہے تھے, لیکن اب یہ جو کارڈ سے 24 گھنٹے علاج کی فراہمی ہو سکے گی. عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمیر عظمت سے. جی عمیر, آگاہ کیجیے گا. جی, یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے, جس میں مختلف جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں نے شرکت کی ہے. میرے ساتھ سب سے پہلے بات کرنے کے لیے سابق ایم این اے میاں منان صاحب موجود ہے. میاں صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنی طرف سے, اپنی جماعت کی طرف سے جماعت اسلامی کو اور ان کے موجودہ کابرین کو, کہ انہوں نے ہمیشہ ہی 5 فروری کو, چونکہ یہ 5 فروری کا دن جو منایا جاتا ہے یہ محترم قاضی حسین احمد صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, یہ ان کی ریزولوشن تھی جس کی وجہ سے یہ پوری قوم اس پہ متفق ہوئی, اور ہم 5 فروری کا دن مناتے ہیں, اور یہ ہر سال میٹنگ کرتے ہیں, لوگوں کو جگاتے ہیں, یاد کراتے ہیں, سوئی ہوئی قوم کو جو جوڑتے ہیں, سوئی ہوئی حکومتوں کو جو جوڑتے ہیں. اور آج 2019 کے بعد جب سے ہندوستان نے 370A اور کشمیر کے آئین کو بدلا ہے اور ہندوستان میں شامل کیا بطور صوبہ کشمیر کو, اس وقت سے پوزیشن زیادہ نازک ہو گئی ہے. تو جماعت اسلامی کے کابرین, باقی جماعتوں کے کابرین, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ اور JUI اور باقی مذہبی جماعتیں, اب ان کا فرض ہے کہ تمام چھوٹے موٹے اختلافات چھوڑ کر
अगर हमें वाकई कश्मीरियों से कोई मोहब्बत को लगाव है, उनकी कुर्बानी को एहसास है, तो हमें मिलकर जदोजहद करनी चाहिए। एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए, नॉन गवर्नमेंट फोरम, जो कि हुकूमतों को मजबूर कर दे कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ करें। ठीक हो गया। भट्ट साहब क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर के मौजू पर हमने रखी थी, इसमें तमाम हमारी पार्टियों के सियासी और मजहबी पार्टियों के तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ पर शरीक हुए। उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि एक याद दहानी और एक मैसेज फैसलाबाद के अवाम की तरफ से पूरी दुनिया को, हुकूमत को और तमाम मुख्तलिफ तबकों को ये दिया जाए कि कश्मीर के मामले में बाकी सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन कश्मीर के मामले में अहलियान फैसलाबाद एक ही मौक़िफ़ रखते हैं। और हमने मुश्तरका एलामिया भी बाद में जारी किया है, जिस पर सब इत्तफाक करते हैं कि इस कश्मीर के मामले को उजागर करने के लिए और आज़ादी कश्मीर के लिए हुकूमत को भी और मुख्तलिफ तबकों को भी अवाम को एतमाद में लेकर एक रोड मैप बनाना चाहिए, ताकि उस पर अमल दरामद करके मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी नसीब हो सके। पीपल्स पार्टी के सिटी सदर राना नईम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। राना साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ अमीर जमात इस्लामी और दीगर अकाबरीन का कि जिन्होंने तमाम सियासी मकतबा फ़िक्र को आज कश्मीर के मौजू के ऊपर यहाँ जमा किया और हमें अपनी ज़िम्मेदारियों के एहसास को ताज़ा करने के लिए एक नई हिम्मत और एहसास दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर जमातों की तरह कश्मीर के ऊपर किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ के ख़िलाफ़ है और हम दीगर तमाम जमातों के साथ मिलकर कश्मीरियों के हक़ खुद आज़ादियत और उन पर ढाए जाने वाले भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। और हमारी ये जद्दोजहद। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, फैसलाबाद वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टेट बैंक की जानिब से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें कारोबारी खवातीन को नौजवान प्रोग्राम के तहत आसान और बिला सूद कर्जों के हवाले से आगाही दी गई। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, बताइएगा इस मुतालिक। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में कामयाब रोजगार स्कीम के हवाले से आगाही देने के लिए एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया है, और जिसमें ख़ुसूसी तौर पर फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की सदर हमारे साथ निगत शाहिद मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त स्टेट बैंक की जानिब से इस स्कीम के मुतालिक कारोबारी खवातीन जो है उनको आगाही दी जा रही है, तो कैसी लगी ये स्कीम और इस स्कीम से किस तरीके से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ निगत शाहिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बताइएगा इस स्कीम के मुतालिक थोड़ा सा आप क्या समझ पाई हैं और क्या डिलीवर कर पाई? थैंक यू वेरी मच। वी आर वेरी ऑनर्ड कि आज अकबर साहब खुद आए हैं और इनके स्टेट बैंक के सारी इनकी टीम आई है, अल्फला बैंक, पंजाब बैंक, नेशनल बैंक के भी सारी टीम आई हुई है, और वो लोग खुद चल के आए हैं हमारी एंटरप्रेन्योर्स की मदद के लिए, ताकि वो लोग यहाँ आकर उनको जो लोन्स वगैरह दें, जो हमारी जवान स्कीम पे है, जो 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक है, 45 इयर्स तक, उनके लोन्स के लिए उन्होंने सारा डिस्क्राइब किया। और इतना थोड़ा मार्कअप है, इतना थोड़ा उनको प्रिंसिपल भी हमने बड़े आराम से देना है कि कमाल है। एक तरह का बिल्कुल फ्री लोन है, और लोगों को चाहिए आगे आएँ, लोन्स लें और इससे मुस्तफ़ीज़ हों। इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनकी स्किल ट्रेनिंग्स भी हो रही है, वो शादी के बाद तो उनको फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उनके पे इतना गवर्नमेंट पैसा लगाती है, पेरेंट्स लगाते हैं, लेकिन उनके पास भी अगर ये सहूलत हो जाए और वो शादी के बाद भी खुद अपने पाँव पे खड़ी रह सकें और वो काम कर सकें, आई थिंक इट्स द बेस्ट स्कीम फ्रॉम पाकिस्तान प्रेसिडेंट एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो विमेन के लिए अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।